इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं ये दिल्ली में चल क्या रहा है। अगर आप भी इसको गौर से देख रहे हैं कि दिल्ली ने एमसीडी इलेक्शंस के बाद में एक वर्डिक्ट दी थी और उम्मीद की थी कि दोनों पार्टीज जो है इस वर्डिक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से काम करेंगी। पर अगर आज भी आप देखें, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। ये काफी नहीं था तो कुछ दिन पहले दोस्तों ये असेंबली के अंदर जब मेयर के इलेक्शन की शुरुआत हो रही थी, लात, घूंसे, टेबल के ऊपर खड़े होना, पीटना, हाथापाई करना, ये सब आम बात थी दिल्ली के अंदर जब ये मेयर इलेक्शंस की शुरुआत हुई। सवाल ये है कि क्या दिल्ली की जनता ने इसके लिए वोट किया था जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं? अरे टेक्निकलिटीज दोनों पार्टीज जो कर रही है, 243R की, कोई एमसीडी एक्ट को कोट कर रहा है, ये टेक्निकलिटीज के बारे में मैं आगे बात करूंगा। पर मूल एसेंस क्या है हमारे संविधान का? मूल एसेंस हमारे संविधान का यह है कि जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता वोट देती है, जनता ये एक्सपेक्ट करती है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कि वो विधानसभा हो गई, संसद हो गई, या इस वक्त दिल्ली एमसीडी के इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन वोटिंग हो गई, इसमें लात घूंसों पे नहीं आए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के हिसाब से सॉल्व किया जा सकता है, पर लात मारना, घूंसे मारना, टेबलों पे चढ़ना, ये किस तरीके का लोकतंत्र है? और आज जो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जहां पे लात घूंसे प्रदर्शन जो दोनों तरफ से चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है दोस्तों। और इसीलिए आज दिल्ली की जनता आहत महसूस कर रही है, दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उसके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके वार्ड के काउंसलर्स लात घूंसे, लड़ाई, कुटाई, पिटाई पे आ चुके हैं। और इसीलिए आज मेरा आरोप जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, कि ये सब नेता अपनी लात, घुसाई, पिटाई से दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। और मेरी दलील, जिन्होंने सबने वादा किया इन सब वार्ड में, जब ये जनता के सामने खड़े हुए थे, इन्होंने वादा किया था कि जनता की सेवा करेंगे, पर ये जनता की वार्ड में सेवा करने के बजाय हर एक वार्ड काउंसलर इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि वो कैसे पीटे, कूटे, मारे। और ये जो शर्मनाक हम लोग दृश्य देख रहे हैं, हमने पहले भी देखे कई विधानसभाओं के अंदर, संसद के अंदर, वापस से हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मेरी दलील है कि दिल्ली को जल्द से जल्द मेयर मिलना चाहिए, डेप्यूटी मेयर मिलना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी मिलनी चाहिए, जिससे ये पिटाई, कुटाई सब बंद हो और ये सब के सब वार्ड के काउंसलर्स को दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहिए। देखिए किस तरीके से पिटाई, कुटाई, प्रदर्शन पे दोनों पार्टीज आ चुकी हैं, और उसके बाद मैं इसके कोर पे डिबेट करूंगा। पहले निगम सदन में की हाथापाई, अब दिल्ली के मेयर की लड़ाई सड़कों पर आई। जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? बीजेपी ने आपके खिलाफ किया महाप्रदर्शन। केजरीवाल हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा जब तक संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं होगा, सदन गरिमापूर्ण तरह से नहीं चलेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी से हम आग्रह करते हैं कि वो सदन की गरिमा को बनाकर रखे। भैया मेयर कब मिलेगा? जब सभी मनोनीत निर्वाचित सदस्य शपथ ले लेंगे, मेयर मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भी दिखाया अपना जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के अंदर एमसीडी में मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है। लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी एमसीडी को चलाए। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके, संविधान की हत्या करके एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। बहुमत होने के बावजूद एलजी के फैसले पर आप क्यों उठा रही है सवाल? दरअसल आम आदमी पार्टी एलजी के सक्सेना द्वारा एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति का विरोध कर रही है। उनका यह आरोप है कि बीजेपी इन एल्डरमैनों से मेयर चुनाव में वोटिंग कराने की कोशिश कर रही है और एलजी उनको असंवैधानिक तरीके से मदद कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का मनोनीत पार्षद। आपको डर किस बात का? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। एलजी साहब चोर दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं उसी भारतीय जनता पार्टी हाथ में सत्ता दे जिस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है। पहली बात उन्होंने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति करी, वो नियुक्ति अवैध थी। उन्होंने हवाला दिया कि ये जो 10 लोग हैं इनके अनुभव है एमसीडी का। क्या अनुभव है? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। नगर निगम चुनाव में 250 वार्ड में से आम आदमी पार्टी को 134 वार्ड में जीत मिली है। बीजेपी ने 104 वार्ड में जीत दर्ज की है और कांग्रेस को मिली 9 वार्ड में जीत। तो दिल्ली में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है और बिन मेयर दिल्ली रहेगी कब तक? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। आई एम शॉक्ड। मनजिंदर सिंह सिंजा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन अश्विनी दुबे, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर एसके दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन अकील खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आज ना बहुत आहत महसूस कर रहा हूं डिबेट करते हुए। मुझे नहीं उम्मीद थी कि दिल्ली के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी से ये दृश्य देखने को मिलेगा, कुटाई पिटाई, ना कि गवर्नेंस का दृश्य। रीना गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं डिबेट टेक्निकलिटीज पे भी कर सकता हूं, प्रिंसिपल पे भी कर सकता हूं, हर चीज पे कर सकता हूं इशू पे डिबेट। पर मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, रीना गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं 243R, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, साथ में मैं म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स एक्ट 1835, उसके साथ में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, कन्वेंशन, सबके पास आऊंगा। पर मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, जो दृश्य आप दोनों ने दिल्ली की जनता के सामने रखा है, दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस करे। रीना गुप्ता, आप और मनजिंदर सिंह सिरसा पहले डिबेट में आएंगे, पहले रीना गुप्ता आप आएंगी और उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा। रीना गुप्ता, ये क्या जरूरत पड़ गई कि अगर आपको मान लीजिए सदन में या आपको मान लीजिए हाउस के अंदर विरोध प्रदर्शन प्रकट करना है, तो जैसे सड़कों पे आप दोनों पार्टी विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं, वैसे आप हाउस के अंदर भी कर सकते थे। पर पिटाई कुटाई, ये किस तरीके का लोकतंत्र हो गया? मैं आऊंगा टेक्निकलिटीज पे कि क्या एलजी ने सही किया गलत किया, वो हम डिबेट में डिस्कस करेंगे। पर मेरा प्रिंसिपल क्वेश्चन ये है, रीना गुप्ता, आपके पास 134 है, दिल्ली की जनता ने आपको मेजॉरिटी दी है, उसके बाद भी कुटाई पिटाई पे आप किस तरीके से आपके पार्षद उतारू हो चुके हैं हाउस के अंदर? देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो 15 साल दिल्ली में कचरा फैलाया। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी से ये बात पची नहीं रही है और अब वो सदन में, एमसीडी के सदन में कचरा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपकी हार हो गई है, आप हार मान लीजिए, मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए कि दिल्ली की जनता ने आपको क्यों वोट नहीं दिया। यही तो प्रजातंत्र है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी हार मान लेनी चाहिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए
और दिल्ली की एमसीडी को आगे बढ़ने दीजिए, काम चालू होने दीजिए। हमारे पार्षदों ने तो ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक टेक्निकल टर्म होता है, पुलिस वाले कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, बैड कैरेक्टर। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बैड कैरेक्टर, हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुकी है। चाहे गोवा हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। हार जाएंगे लेकिन साठ गांठ तोड़ मोड़ कुछ ना कुछ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं रीना गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी, करने दीजिए 2 सेकंड प्रदीप जी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस नहीं है कि चुपचाप आपकी ये गुंडागर्दी सह लेंगे। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। ये आप लोग, मैं कह रहा हूं ये ईंट पत्थर छोड़िए। नहीं रीना गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी, आप सभी ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ईंट पत्थर कुटाई पिटाई नहीं हम शोभा देता है। मैं संजय सिरसा जी आपके पास आना चाहता हूं। रीना गुप्ता जी 134 आपको मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दैट डज नॉट गिव द मैंडेट कि आप प्रोटेस्ट, जब राइट टू प्रोटेस्ट को राइट टू कुटाई पिटाई करे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पिटाई कुटाई। तो मेरा क्वेश्चन है वायलेंस के ऊपर। मैं राइट टू प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप एलजी के थ्रू क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर जो मेयर का इलेक्शन है वो डिले हो? मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एलजी को लिस्ट भेजी गई थी, उस लिस्ट के अंदर जो पहले 10 नाम भेजे गए थे, उस 10 नाम के अंदर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं लिया गया था। बाय लॉ इट इज नॉट नेसेसरी, बट बाय कन्वेंशन इट इज। और उसके बाद उस लिस्ट के अंदर 2 लोग ऐसे नॉमिनेट किए गए थे जो क्वालिफाइड ही नहीं होते, फिर वापस से सेकंड लिस्ट भेजी गई थी। तो माय क्वेश्चन इज सिरसा जी कि अगर मान लीजिए कुछ आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स आपके साथ कांटेक्ट के अंदर हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी मेयर बीजेपी का बन सकता है, तो लेट दैट बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये इस तरीके से कन्वेंशंस को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? इंटेंट ऑफ द लॉ को क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है, ना कि प्रोसेस ऑफ द लॉ को ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इंटेंट ऑफ द लॉ को, प्रोसेस को और संविधान, तीनों को ही हम ध्यान में रख रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी चला रही है, लड़ रही है, झगड़ा रही है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर लड़ाई झगड़े कब शुरू हुए। जब से आम आदमी पार्टी 2013 में दिल्ली के अंदर आई है। जो 26 जनवरी की सड़कों पर कौन लड़ा, पुलिस स्टेशनों में कौन लड़ा, एसीपी के साथ किसने झगड़े किए, चीफ सेक्रेटरी को किसने पीटा, पता नहीं दिल्ली की क्या बदकिस्मती है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, सत्ता में आए हैं, वो मराई कुटाई पिटाई बस लड़ने के अलावा कोई काम करते ही नहीं है। पता नहीं क्यों इतने लड़ाके हैं, लड़ाई झगड़े में उनका हमेशा ध्यान रहता है और इससे दिल्ली की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो कांग्रेस के थे, उनके साथ भी इनकी लड़ाई थी। फिर बीजेपी ने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे, उनके साथ भी इनकी लड़ाई थी। अब ये तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में आए, इनके साथ भी इनकी लड़ाई है। पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके साथ आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। दिल्ली के इलेक्शन कमीशन है, उसके साथ आम आदमी पार्टी की लड़ाई। अरे भाई, आम आदमी पार्टी की किसके साथ लड़ाई नहीं है? सारे ही गलत हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी ठीक है। आप भंडारी जी एक बात समझ लीजिए, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, अगर इसका जवाब हो तो जरूर ये दें। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के अंदर डीडीए है, दिल्ली के अंदर एनडीएमसी है, दिल्ली के अंदर डीडीसीए है, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है। इन सब के अंदर नुमाइंदे जो हैं केंद्र शासित के प्रदेश के कारण केंद्र की तरफ से नुमाइंदे आते हैं। एनडीएमसी में भी नुमाइंदा केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए एनडीएमसी से केंद्र की तरफ से नुमाइंदा आता है। दिल्ली में एमसीडी है, इसलिए एमसीडी में भी केंद्र की तरफ से नुमाइंदा आता है। दिल्ली में डीडीसीए है, उसमें भी नुमाइंदा आता है। केंद्र में डीडीए है, उसमें भी नुमाइंदा जाता है। तो ये हमने नहीं किया, ये संविधान के अंदर प्रोविजन जो है कि दिल्ली केंद्र शासित, इसलिए केंद्र का नुमाइंदा भी होगा। सिरसा जी, पर इसमें मेरे को लड़ने वाली सिरसा जी, द पॉइंट इज नॉट कि केंद्र का नुमाइंदा। मैंने सुना, मैं एक आपके पास मारेंगे, हम नहीं पत्थर मार सकते। मेरी बात रेखा, इनको एक बात समझाइए, हम लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, हम नहीं के पास आने के पहले रीना गुप्ता आपको रिबटल का मौका दे रहा हूं। रीना गुप्ता, मत काम कीजिए आप। रीना गुप्ता 15 सेकंड। रीना जी, ईंट पत्थर मत मारिए। रीना जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ये ईंट पत्थर मत मारिए। ईंट पत्थर नहीं अच्छे लगते। हम चुने लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये देश में ईंट पत्थर मारने वाली जो बातें आप कह रहे हो, ये अच्छा शोभा नहीं देती आपको। मैं बोलूं अब, मैं सिरसा जी की पुरानी पार्टी एकमात्र आज से साफ हो गई, तो मैं सिरसा जी का बिल्कुल दर्द समझ सकती हूँ।
लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी होते हैं दिल्ली के, एक संवैधानिक पोजीशन होती है, लेकिन जो दिल्ली के एलजी महोदय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने पहले 10 नाम चुन के भेजे, उसमें से 2 के पास तो कागज भी नहीं थे, कम से कम इतनी जान पड़ताल तो कर लेते कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास से एक व्हाट्सएप मैसेज आया, वही नाम आपने फॉरवर्ड कर दिए। ये दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा कि एल्डरमैन आप सिर्फ वो जोन से बनाए जहां की भारतीय जनता पार्टी वीक है। तो सीधे सीधे इनकी कोशिश ये है प्रदीप जी कि ये दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी में अपने लोगों को डालना चाहते हैं। लेट इट हैपन डेमोक्रेटिकली। नहीं, डेमोक्रेटिकली कहां हो रहा है आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं, इन्होंने मैं एक पॉइंट अपने दर्शकों को, नहीं रीना गुप्ता 240 कंप्लीट करने दीजिए प्रदीप जी। ओके 10 सेकंड दिल्ली में 7 एमपी कंप्लीट करिए रीना गुप्ता, कंप्लीट करिए। केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ कंप्लीट करिए रीना गुप्ता, आ रहा हूँ सिरसा जी, आ रहा हूँ, कंप्लीट करिए रीना गुप्ता। दिल्ली में नहीं है प्रदीप जी, आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, हर जगह ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ वहां की चुनी हुई सरकारों के काम में दखलंदाजी करने के लिए भेजा जाता है। आज देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ है, उससे पहले देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। हर जगह ये इनके गवर्नर सिर्फ वहां की चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा लगाते हैं। ये प्रजातंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। प्रजातंत्र और संविधान तो जितना उसका इन्होंने सत्यानाश किया है। प्लीज डू दिस रीना गुप्ता। रीना गुप्ता जी, मैंने आपको और सिरसा जी को सुना, मैं कह रहा हूं आपके डिफरेंसेस डेमोक्रेटिकली हल होने चाहिए, कुटाई पिटाई के जरिए नहीं। अगर इनके गवर्नर अड़ंगे लगा रहे, देयर आर कोर्ट्स ऑफ द लैंड जिसके अंदर पहले भी केसेस जा चुके हैं। 243R ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अश्विनी दुबे कहता है, और मैं आना चाहता हूं संजीव कौशिक के पास डिबेट के अंदर, कि नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो ये जो एल्डरमैन को नॉमिनेशन की बात हो रही है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स अश्विनी दुबे एज पर 243R says that ये वोट नहीं कर सकते। So when it is as crystal clear as this अश्विनी दुबे और संजीव कौशिक, तो फिर सदन को चलने क्यों नहीं दिया? और मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं अश्विनी दुबे, कि इस सबसे बड़ी बात यह है कि मेजॉरिटी जो मिली है, जो मैंडेट मिली है, वो आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिली है दिल्ली के अंदर। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिली है, और ये फैक्ट है। 134 का जो मैंडेट मिली है वो आम आदमी पार्टी को मिली है। सो वेयर इज द कंफ्यूजन? निश्चित तो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल प्रदीप जी। जनता अपने पैसे से अपने विकास के लिए नेता चुने, वही नेता सड़क पर, हाउस के अंदर, अदालत में जनता के पैसे से मुकदमे लड़े और जनता बेवकूफ बने। ये रियल डेमोक्रेसी का जो सबसे बेस्ट शाइनिंग एग्जाम्पल हम देश के नेशनल कैपिटल में देख रहे हैं। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243R बड़ा क्लियर है, और उस पर कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट भी आई है। वो जजमेंट भी कहती है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को हाउस के अंदर, म्युनिसिपैलिटी के अंदर वोट डालने का राइट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए हैं। वो स्पेशल प्रोविजंस भारत के संविधान के अनुच्छेद 239AA, जो 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया, उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 का, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 का, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, और प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिन केसेस में लेजिस्लेचर का अगर वहां पर हाउस, खास तौर से असेंबली का राइट नहीं है, वहां अपने डिस्क्रिशन से एलजी डिसीजन ले सकता है। और मैं समझता हूं कि एलजी का जो मोटिव है इस तरफ है। दूसरा, अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट ने, प्रदीप भाई, 2 और महत्वपूर्ण बातें आपके व्यूअर्स के पॉइंट से। जी बोलिए अश्विनी, बोलिए अश्विनी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2014 को जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AK सीकरी की बेंच ने कहा कि एलजी डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर एंड बाउंड बाय द एक्शन एंड एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और सभी डिसीजंस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे वो कम्युनिकेट होंगे एलजी को, बट उसका मतलब यह नहीं है कि कॉन्करेंस जो है रिक्वायर्ड है। तीसरी बात, बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स,
चौथा, अगर मैटर में कहीं डिस्प्यूट आता है तो उस मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा अनसर्टेनिटी के केस में, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे यह मैटर उसी तरफ बढ़ रहा है। हमारे आपके पैसे से नहीं। Ashwani, if this will be referred to the president, the Delhi will suffer. I will sorry, Ashwani. जनता का मैंडेट आया है। Ashwani, I am interjecting. Allow me to interject. संजीव कौशिक, मेरा पॉइंट यह है दिल्ली की जनता के वकील के रूप में कि जितना समय मेयर के इलेक्शन में लगेगा उतना ज्यादा जो है दिल्ली सफर करेगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्निकलिटी पे नहीं जाता, मैं एसेंस पे जाना चाहता हूं। अश्वनी ने ब्यूटीफुली टेक्निकलिटी को एक्सप्लेन किया है। एसेंस से पीपल ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल के उसमें कहते हैं, किसी भी धारा के एसेंस के अंदर जो होता है वो प्रियम्बल से आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन अस द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच मींस कि जब इलेक्शन हुआ उसके बाद किसी पार्टी को मैंडेट मिली, उस पार्टी को मेजॉरिटी आई, उसके बाद जाके प्रोसीजर के हिसाब से जो भी इलेक्शन होगा मेयर का वो होना चाहिए। इसमें अगर एक डीले टैक्टिक का अगर इस्तेमाल किया जाए जो प्रोसीजरली सही हो, लीगली सही हो, बट प्रिंसिपली वो मैंडेट के खिलाफ होगी, फिर संजीव कौशिक मेरा इशू ये है, मेरा मेन इशू ये है। प्रदीप जी, लोकतंत्र में चुनाव इसलिए कराया जाता है कि लोग अपने बहुमत का इजहार करें और जो पार्टी बहुमत में हो उसे सरकार बनाने का मौका मिले और वो सरकार बनाए और फिर काम सुचारू रूप से करे। जिसे पार्टी ने या जिस पार्टी को लोकतंत्र में लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यदि पिछले दरवाजे से या एलजी के माध्यम से यदि उसमें दोबारा एंट्री मारने का प्रयास किया जाए और नियत साफ दिखाई दे रहा हो कि आप किसी पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि को दरकिनार करके आप अपने उस एल्डरमैन को पहले शपथ ग्रहण करा रहे हो, नहीं पर अगर शपथ पहले ना संजीव कौशिक अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एल्डरमैन को पहले संजीव मैं इसमें आ रहा हूं, आपको समय दूंगा मुझे रिबट करने के लिए, रिलैक्स करिए। मैं एक पॉइंट कह रहा हूं, मैं एक काउंटर पॉइंट दे रहा हूं, आप ही रिबट करेंगे इस पर। सिरसा जी और रीना गुप्ता, एसके दत्ता और अकील खान कह दो, अगर एल्डरमैन को पहले शपथ देने का अलाउ भी कर दिया, लेट्स इमेजिन वो कन्वेंशन के खिलाफ भी है, बट वो इलीगल एज राइट नाउ नहीं है, और लीगली एल्डरमैन राइट टू वोट नहीं कर सकते एज पर 243 आर। तो अगर एल्डरमैन को, अगर एल्डर मेरी बात सुनिए ना, अगर एल्डरमैन को इनिशियली नॉमिनेट भी कर दिया, हाउ विल इट इंपैक्ट द मेयर, हाउ विल इट इंपैक्ट द सिलेक्शन ऑफ मेयर? एल्डरमैन ओनली हैव द राइट इन द स्टैंडिंग कमिटी। किस आधार पर पीठासीन पदाधिकारी का चुनाव किया गया, उसकी क्राइटेरिया क्या थी? इससे पहले किस आधार पर चुना गया था? क्या उसको पालन करना जरूरी नहीं था? क्या इलीगल नहीं है? जिस तरह से इन लोगों को शपथ ग्रहण दिलाया जा रहा था, क्या चुने हुए प्रतिनिधि को दिलाना नहीं चाहिए था क्या? और सबके बावजूद ये एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझने का प्रयास करेगी। पहली बात तो मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मार कुटाई ठीक नहीं है, कुटाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं रीना गुप्ता, नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीना गुप्ता मनजिंदर सिंह सिरसा, रीना गुप्ता मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके दत्ता और अकील का नारो। नहीं संजीव, मैं आपकी एसेंस को समझ रहा हूं, पर मेरा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। रीना गुप्ता, मेरे क्वेश्चन में अलाउ मी टू आस्क यू अ क्वेश्चन, देन यू कैन कम एंड रिबट मी, एंड फिर मनजिंदर सिंह सिरसा। अगर एल्डरमैन को एलजी ने इनिशियल मान लीजिए वोट पहले नॉमिनेट कर दिया, और पहले बात हो रही है कि पहले एल्डरमैन को नॉमिनेट किया, जिसमें आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मेरा पॉइंट यह है कि एज पर 243 आर एल्डरमैन कैन नॉट हैव द राइट टू वोट बिकॉज एल्डरमैन एक नॉमिनेटेड मेंबर है। तो फिर वो मेयर के इलेक्शन में जिस हाउस में आपके पास, सुनिए ना, वो जिस हाउस में आपके पास मेजॉरिटी है 134 मेंबर्स की, वहां पे एल्डरमैन के नॉमिनेशन आपकी मेजॉरिटी को मेयर इलेक्शन में इंपैक्ट नहीं करेगा, स्टैंडिंग कमिटी में बेफक कर सकता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि व्हाट द एलजी हैज डन इज इलीगल? एलजी माइट नॉट हैव फॉलोड द कन्वेंशन, बट दैट डज नॉट मीन दैट व्हाट एलजी हैज डन इज इलीगल। रीना गुप्ता, आप रीना गुप्ता है, रीना गुप्ता, आप रीना गुप्ता है, संजीव कौशिक, रीना गुप्ता, रीना गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा। देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है। पहले इन्होंने 9 महीने तक चुनाव स्थगित करे, उसके बाद इन्होंने डिलिमिटेशन कराया, सब कुछ करने के बाद भी इनको दिल्ली में वोट नहीं मिला। दूसरी बात, पीठासीन अधिकारी जो होता है, पीठासीन अधिकारी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ऑफ द हाउस, इन्होंने अपना पीठासीन अधिकारी बनवाया। पीठासीन अधिकारी बनाने के बाद ये एल्डरमैन को शपथ दिला रहे थे, ये चाहते थे कि एल्डरमैन वोट करे। अगर इन्होंने एल्डरमैन से वोट करा के सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया होता, फिर क्या होता? उसके बाद आप चले जाइए कोर्ट, आप तारीख पे तारीख करते रहिए, आप 5 साल गुजर जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये इनकी पूरी साजिश थी, वो साजिश उनकी नाकामयाब हो गई उस दिन
ये साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मंजिंदर क्यों सिंह। आप पीठासीन अधिकारी अपना बना रहे हैं? क्यों आप एल्डरमैन को पहले वोट करा रहे हैं? प्रदीप जी। संविधान की आपने मंजिंदर मजाक सिंह बना सिरसा जवाब रखी है, देंगे। बिल्कुल परंपरा की मजाक बना पीठासीन- रखी है। एमसीडी के इतिहास में कभी ऐसा प्रो नहीं हुआ है। रीना गुप्ता, मंजिंदर सिरसा जवाब देंगे। आपने अपने पॉइंट को, सिरसा जी जवाब दीजिए। आप देखिए- एक पूरे स्ट्रेटजी के तहत इस सब इलेक्शंस को अपनी तरफ फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। मंजिंदर सिंह सिरसा। देखिए, जब से निगम की चुनाव की बात शुरू हुई है, ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे ये चुनाव कराएंगे नहीं, फिर क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मेरे से लिख के ले लो, बीजेपी को 20 सीटें आएंगी। अब ये कहते थे हमारे को 200 सीटें आएंगी, अब इनको सीटें आई नहीं है, हम लोगों का 10-15 सीटों का फर्क है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, लोगों ने इनको मैंडेट दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इनका मेयर बने और इन्हीं का ही बनना चाहिए, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ये झगड़े क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनकी अपनी नाकामियां हैं। इन्होंने जो काउंसलर की जिन लोगों को लेके आए वो आपको उनकी बैकग्राउंड सबकी पता है। अब इन्होंने कहा कि प्रो टेम्पोर चेयरमैन पीठासीन अधिकारी हमारा क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने जिनका नाम भेजा कुछ दिन पहले ही उनकी वीडियो सबने जनतक तौर पर देखी कि वो कॉरपोरेशन में किस तरह से पैसे मांग रहे हैं दिवाली के लिए 1 करोड़ रुपया। ये मैं नहीं कह रहा, आप सबने वीडियो देखी। अब ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी हमेशा आगे रखते हैं, चाहे मंत्री हो वो भी करप्ट आगे रखेंगे, मंत्री करप्ट को बनाएंगे, जिनसे इनको पैसे मिलते हैं उनको आगे लाते हैं। अब बड़ी बात यह है, मेयर के इलेक्शन के अंदर जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, जैसे आपने कहा कि जो संविधान की बात वो माननी जाएगी। जब संविधान में लिखा है, जब एक्ट में लिखा वोट नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। मान लीजिए आप इनकी बात को मान लीजिए कि वो गलत काम करते हैं, मान लीजिए जैसे ये कह रहे हैं, इनकी सिचुएशन को ही आप मान के चलिए, तो भैया कोर्ट कचहरी है। ऐसा नहीं है कि इस देश में कोई वोट डाल देगा और उसकी वोट मान ली जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये क्यों करना चाहते हैं? ये इसलिए करना चाहते हैं, इनके अपने घर में लड़ाई पड़ी हुई है। इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे ले लेके टिकटें बेची, सिरसा जी को किसी को हमारे घर मेयर के पद बारे में बेच ज्यादा दिया, किसी पता को लगता स्टैंडिंग है। कमेटी बेच दी। अब वो पैसे की भरपाई नहीं हो पा रही। अब बात तो कर लेने दीजिए ना, आप ऐसे मत कहिए। अब वो भरपाई हो नहीं पा रही, एक से पैसे पकड़े हैं तो सारे गले को आ रहे हैं। अब ये किसी ना किसी तरीके उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं। जो पैसे पकड़े हुए हैं उनको डाइजेस्ट करने में लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे की लड़ाई है। अब पैसे की लड़ाई है, बहुत बड़ा आरोप। लेते पकड़े गए, मनीष सिसोदिया पैसे लेते पकड़े गए। मंजिंदर सिंह सिरसा कमिंग बैक वेरी स्ट्रांगली। रीना गुप्ता 10 seconds of rebuttal. मंजिंदर सिंह सिरसा कमिंग बैक वेरी स्ट्रांगली। लड़ाई इनके घर में है और लड़ाई सिरसा जी आप ये बताइए कि घर की इनकी लड़ाई है, अभी पैसे इन्होंने लिए हैं भाई। पैसे दिए हैं कांग्रेस को वॉकआउट करने के लिए, कितने पैसे दिए सिरसा जी ने? जितनी मेरी जानकारी है 50-50 लाख जी मैं बताता हूँ, पर पार्षद। जी मैं बताता हूँ, जी मैं बताता हूँ आपको, मेरे को मौका दे, मैं आपको बताता हूँ जी। ये वही कांग्रेस है जिसके साथ मिलके आपने सरकार बनाई थी। हाथ में हाथ डालकर आप चले थे। राहुल गांधी जी जंतर मंतर पे हाथ पकड़े खड़े थे अरविंद केजरीवाल का। गले आप मिलो, सरकारें आप बनाओ, इकट्ठे आप बैठो और पैसे हम देंगे। मतलब कमाल ही होगी यार। सरकार आप लोग में दोनों सरकारें आप बनाते हो, आपने पैसे दिए और जब आपने एमएलए लिए थे तब कितने पैसे दिए थे? जितने पैसे आपने एमएलए खरीदे थे आप बता दीजिए ना। आपने तो कांग्रेस से डील करी हुई है। आप इनको पूछिए, भंडारी जी इनसे पूछिए, इन्होंने तो डील करी हुई है कांग्रेस के साथ सरकार बना के। कितने पैसे दिए थे उन्होंने डील करने के लिए? आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना। गुप्ता जी आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लीजिए, उन्होंने एमएलए खरीदे थे जब कांग्रेस की सरकार मिलकर बनाई थी, कितने पैसे दिए थे? आपको तो खुद ही पता कितने पैसे देते हैं आप तो खुद को पता है ना, आपने सरकारें मिलकर बनाई हैं। कितने पैसे आप देते थे? आप बताइए। मंजिंदर सिंह सिरसा जी और रीना गुप्ता, क्यों लड़ाई है मेयर की? रीना गुप्ता एंड मंजिंदर सिंह सिरसा ऑन अ लाइटर नोट। मेयर की लड़ाई क्यों पड़ रही है? मैं कह रहा हूं मंजिंदर सिंह सिरसा एंड रीना गुप्ता, मंजिंदर सिंह सिरसा जी एंड रीना गुप्ता जी ऑन अ लाइटर नोट। मैं कह रहा हूं मंजिंदर सिंह सिरसा जी और रीना गुप्ता जी ऑन अ लाइटर नोट, आप लोग मेरे डिबेट पे तो इतने सभ्य रूप से डिबेट कर रहे हैं, पता नहीं आप दोनों पार्टीज को सदन के अंदर क्या हो गया था जो कुटाई पिटाई के अंदर हो गई। मुझे लगता है कि आप दोनों को अपनी पार्टीज को जो है सभ्य तौर पर करता हूं मैं तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं सिरसा जी, आप मैं वही कह रहा हूं। रीना गुप्ता भी हाथ जोड़कर बात करता हूं, तो बहुत छोटे लोग हैं। रीना गुप्ता जी आप दोनों मेरे डिबेट पे तो इतने सभ्य है, बड़ी बड़ी पुलिस भी है इनके पास। भंडारी जी देखिए दिल्ली में तो इतने जंतर मंतर तंत्र है, पंजाब पुलिस उठा के ले जाएगी अगर मुझसे बोलोगे, लड़ोगे इनके साथ तो। भंडारी मत जी बोलना पंजाब पुलिस उठाने आ जाएगी, मैं तो डरता हूं भाई इनसे। सिरसा जी ठंड रखो थोड़ी सी, बोलने दो। डरते हैं जी हमारी बहन रेखा जी। अरे भंडारी जी तो आपसे बहन, हम तो डर रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम डर रहे हैं आपसे। दिल्ली में एलजी महोदय जो हैं उनका मेन जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की।
और आपने देख लिया कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का कैसे भट्टा बैठाया हुआ है इन्होंने। जो अंजलि का कांड हुआ है अभी तक उसका सही से समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें किसकी साठगांठ है, और हमने देख लिया उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। तो ये तो इनका कैरेक्टर है, आप देखिए। उसके बाद ये हम पे ये आरोप लगा रहे हैं। मार पिटाई जो थी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी उस दिन। देखिए आप इनसे पूछिए, आपको इनका, आप भंडारी जी आप सुनकर हैरान हो गया। मैं इनको जवाब दे दूं। मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सुनिए, मैं आपको एक जानकारी दूं। आपने कल जिसको मंत्री बनाया ना पंजाब में, उसने औरत के ऊपर पीटने का 3 साल उसको सजा हुई है। आपकी जानकारी के लिए, आपको शायद पता नहीं होगा। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप सुनिए भी तो सही है ना। अब सुनने की माजरा ही नहीं है आपने। अब सुनिए तो सही ना मेरी बहन सुन तो लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी पार्टी का किरदार क्या है। 3 साल की उसको सजा कोर्ट ने की है। अब बता रहा हूँ मेरी बहन, बोलने तो दीजिए। आप घबरा क्यों जाते हैं? आप डर क्यों जाते हैं? मेरे को डर, इतना घबराया मत कीजिए, सुनने की आदत डालिए। ये वही दिल्ली की सरकार है। अरविंद केजरीवाल कहते थे हम बटन दबाएंगे। आपको मैं याद करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हम एक मोबाइल में बटन लगाएंगे, उस बटन को दबाने से ना एकदम से पुलिस पहुंच जाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी ना, शीला जी तो नालायक मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री, वो कहाँ बातें सारी, वो बातें सारी कहाँ गई मेरी बहन? अब तो आप मंत्री भी वो बनाते हो जिसने औरत को पीटने का मुकदमा जिस पे दर्ज है, 3 साल की सजा हुई है, जिसको औरतों को पीटने वालों को मंत्री बनाया जाता है, औरतों के साथ बलात्कार करने वालों को मंत्री। लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट। मेरा आप दोनों, मेरा सभी से पैनलिस्ट से निवेदन है, मैं कहना चाह रहा हूं दिस इज अ वेरी फायरी डिबेट। रीना गुप्ता एंड मनजिंदर सिंह सिरसार ऑन फायर, पर मेरे को अकील खान और एसके दत्ता के पास आना है जो अभी तक डिबेट में नहीं आए। राशन कार्ड के नाम पर वीडियो बनाने वाले सिरसा जी आ रहा हूं, सिरसा जी आपके पास और रीना गुप्ता के पास आ रहा हूं। जनता की डिमांड यही है, आप दोनों के पास आ रहा हूं। मेरे पास बहुत टाइम है डिबेट में, आप दोनों के पास आ रहा हूं। दोनों की आवाज सुनी जा रही है, दोनों के पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, जनता निर्धारित कर रही है। पर मैं कोर पे वापस आना चाहता हूं, अकील खान और एसके दत्ता। और पहले आएंगे अकील खान और उसके बाद एसके दत्ता आएंगे। कोर ऑफ द इशू क्या है? कोर ऑफ द इशू यह है कि दिल्ली की जनता ने वोट दिया, दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दी, दिल्ली की जनता ने उसके बाद कहा कि भाई जिन जिन पार्टीज ने जो काउंसलर्स ने वादा करा था कि भाई हम साफ सफाई कर देंगे, हम कूड़ा मुक्त कर देंगे, हम आपके लोकल वार्ड पे काम कर देंगे, अब चलो काम करो। पर हम क्या देख रहे हैं एसके दत्ता और अकील खान कि हमारे नेता सदन में कुटाई पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोसीजर के ऊपर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है। और अभी तक इलेक्शन को खत्म हुए एक दिन हो चुका है रिजल्ट को खत्म हुए, और अभी तक दिल्ली के पास ना मेयर है ना डेप्यूटी मेयर है। सुनो तो सही अकील खान, सुनो तो सही, ना डेप्यूटी मेयर है ना मेयर है ना स्टैंडिंग कमेटी है। इशू ये है, डीएमसी एक्ट क्लियर कट कहता है, डीएमसी एक्ट में क्लियर कट है कि एल्डरमैन जो है, जो उसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर जिसको बनाना है, वो सबसे पुराना पार्षद होना जरूरी है। ना, गलत, डीएमसी एक्ट गलत कोट कर रहे हैं। एल्डरमैन, एक सेकंड, डीएमसी एक्ट का कन्वेंशन ये रहा है कि पास्ट के अंदर कभी भी कोई एलजी ने किया है तो एड एंड कन्वेंशन के हिसाब से एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ली है, पर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नेसेसरी नहीं है, और कोई एल्डरमैन की क्वालिफिकेशन नहीं है लिखी गई है एक्ट के अंदर। ना, एल्डरमैन की जो टर्म है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एल्डरमैन डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, एल्डरमैन डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स एज पर 243R ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट along with that अकील खान, नहीं, you can't go wrong. Element as per whether it is the initial germinance, अगर इस एक्ट की जर्मिनेंस की बात करूं तो म्यूनिसिपल रिफॉर्म एक्ट 1835 से इस टर्म को जो है, इस टर्म का जेनेसिस आया था। उसके बाद जाकर अगर मैं आपसे बात करूं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के अंदर इसमें पावर्स इसके तहत दी जाती है कि 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति जो है 10 लोग को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है वो नॉमिनेट कर सकता है। और उसके साथ अगर संविधान के 243R को मैं पढ़ूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि इनके पास पावर्स नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी एल्डरमैन की, एक्सेप्ट दैट इट हैज टू बी मोर देन इयर्स ऑफ 25 एज। बोलिए। कुछ डेमोक्रेटिक नाम परंपराएं होती हैं जो अभी तक फॉलो की जा रही हैं। अगर हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे तो आप ये बताइए डेमोक्रेसी रहेगी? ये मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो दे आर मेकिंग द मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी है बीजेपी वाले। ये इन्हें कोई मतलब नहीं, पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है, धीरे धीरे इन्होंने डेमोक्रेसी को साइडलाइन करते गए हैं। और एक डिक्टेटर जो होता है ना, ये मोदी जी है ना, वो एक डिक्टेटर की जो साइकोलॉजी है ना,
वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो नकली है, उनकी साइकोलॉजी भी नकली है, लेकिन वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जर्मनी गए थे तो जो वहां की चांसलर मार्केलेन ने इनको भाव नहीं दिया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने बनाया है, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर सबसे ओल्ड जो पार्षद होता है वो बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने उसे बना करके और जो प्रोसीजरल चेंज किए, मतलब ये इलीगल जो है 243 आर का जो चाहिए था इनको, वो नहीं दिया इन्होंने। एसके दत्ता जवाब देंगे। एसके दत्ता, अकील खान 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोले थे, अब एसके दत्ता आएंगे। नहीं दिया प्रदीप भाई, मैं बोलूं? अकील से पूछ लीजिए आप। नहीं, वो तो बोलते रहेंगे। आप एंकर हो, मॉडरेट तो आप ही कर रहे हो, तो इसलिए। अरे एसके दत्ता जी बोलिए, बोलिए। देखिए, लीगल जूरिस्प्रूडेंस बहुत क्लियरली कहता है कि कंटेंट ऑफ द लॉ से ही प्रेसिडेंट ऑफ द लॉ एक तरह से स्थापित होता है। यानी कि लॉ में जो अक्षर से लिखा हुआ है, कंटेंट में तमाम जितने सारे चीजें हैं, इंक्लूडिंग फुल स्टॉप, कॉमा और एपोस्ट्रोफी, उसी से ही आपकी इंटेंट ऑफ द लॉ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्थापित होता है। कंटेंट ऑफ द लॉ ये कहता है कि पहली बात ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को कब नॉमिनेट किया जाए, चाहे वो हाउस शुरू होने से पहले, हाउस के दौरान, या फिर हाउस खत्म होने के दौरान, वो सीधा सीधा एलजी के अधिकार क्षेत्र में है, एलजी कर सकता है। बोले कंप्लीट करने दीजिए उनको। नहीं, अकील खान, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि प्रोटेम स्पीकर को लेके जहां बात आती है, दिल्ली स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के मुताबिक, और जब यह यूनियन टेरिटरी से जो और पावर दिया गया, दिल्ली को जब एक क्वासी स्टेट बनाया गया, नॉट अ फुल फ्लेजेड स्टेट, उस पे भी बहुत क्लियर वे में मेंशन्ड है कि प्रोटेम स्पीकर नॉट नेसेसरीली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द assembly or the senior most member of the municipal corporation। वो एलजी के अधिकार क्षेत्र में है कि किसको प्रोटेम स्पीकर वो बनाए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में होता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से भी बहुत क्लियर कट डिमार्केशन है कि एलजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में होता है कि प्रोटेम स्पीकर जब एक नया असेंबली शुरू होता है, उस दौरान प्रोटेम स्पीकर को गवर्नर बनाती है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो शपथ नहीं लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब बता सकते हैं एलजी को चीजें जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब शपथ लेते हैं। यहाँ तो शपथ ही नहीं हुआ है। प्रोटेम स्पीकर की अधिकार क्षेत्र एलजी के हाथ में है कि किसको बनाना चाहते हैं वो, चाहे वो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दी असेंबली को बनाए या फिर यंगेस्ट मेंबर ऑफ दी असेंबली को बनाए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये दोनों प्रेसिडेंट में आम आदमी पार्टी की जो दलील है कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली इनवैलिड है। प्रॉब्लम यहाँ पे इस बात की है कि इतनी लूट खसोट इन लोगों ने मचाया था, इनके एमएलए पीटे गए थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कार्यकर्ताओं के माध्यम से। संजीव कौशिक, अश्विनी दुबे, उसके मनजिंदर सिंह सिरसा और रीना गुप्ता के पास आ रहा हूँ। संजीव कौशिक और अश्विनी दुबे आएंगे, उसके बाद रीना गुप्ता के पास आ रहा हूँ और मनजिंदर सिंह सिरसा के पास आ रहा हूँ। संजीव कौशिक बीजेपी, एक संजीव कौशिक आज लेटर पे आ रहा हूँ, सिरसा जी आपके पास और रीना गुप्ता के पास आ रहा हूँ, आप दोनों से डिबेट को एंड करूंगा। आज 2 आरोप जो है वो डाले गए। पहला आरोप संजीव कौशिक डाला गया बीजेपी द्वारा कि अनीता और इंदर कौर जो आम आदमी पार्टी के मेल काउंसलर्स, उनको सराउंड किया था और उनको शार्प ऑब्जेक्ट से मारने की कोशिश की गई थी, ऐसा बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी ने यह कहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि 243 आर के हिसाब से नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। बीजेपी जो है वो बैकडोर से मैंडेट लेना चाहती है। मैं ये कह रहा हूं, सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है संजीव कौशिक, गो टू द हाउस, लेट द डिसीजन बी टेकन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। द पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है वो ऑटोमेटिकली उसका मेयर बन जाएगा एज पर ड्यू कन्वेंशन प्रोसेस एंड लॉ, क्योंकि एल्डरमैन कैन नॉट वोट,
ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली कहता है। तो फिर ये कुटाई पिटाई, ये लड़ाई झड़ाई, दिल्ली को मेयर दो यार, क्यों आपस में चल रहा है? संजीव कौशिक। निष्पक्ष और ईमानदार की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की है, आपको पता है कि वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यदि वो ईमानदार होते तो कम से कम इसमें भी बैलेंस बनाए रखते, तब कम चेहरा दिखाने के लिए, कुछ बोलने के लिए उनके पास होता। क्या इसका कोई जवाब है? यदि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? जो उनने अपॉइंट किया क्या इलीगल है? की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। जिस पार्टी को लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो एलजी के माध्यम से क्यों जबरदस्ती? अरे ये लोग बड़े ढीठ लोग हैं और बेशर्मी से ढिठाई करते हैं। यहाँ बैठ करके तमाम तरह की वो दलीलें देते हैं, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया आपको। आपके काम के वजह से। Are you fearing चंडीगढ़? आपके क्या आपको डर है कि चंडीगढ़ जैसा होगा? दिखा दिया है। मुख्य बात यही है। मैं आऊंगा रीना गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा के पास में। अश्विनी दुबे, अगर मैंने संजीव कौशिक की दलील को मान भी लिया, अश्विनी दुबे, प्रदीप जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो पार्टी जीती हुई हो, जो सरकार बनाने की क्षमता रखती हो, जो मेयर चुनने की क्षमता रखती हो, वो जानबूझ करके बदरेशन पैदा करेगा, जानबूझ के वहां पे जाके बवाल पैदा करेगा? मैं ये पूछ रहा हूं, तो वो करता है जो हारा हुआ है, और यहाँ हारे हुए लोगों ने सदन को पॉलिटिक्स में मोरालिटी पे मत जाइए। मुझे मोरालिटी के भाषण में ना सबकी पार्टी का इतिहास, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैंडेट आपको मिली, इसमें कोई दो राय नहीं हो। बीजेपी भी मान रही है, सिरसा जी ने भी कह दिया। मेरी अश्विनी दुबे, अगर एल्डरमैन को एलजी ने नॉमिनेट भी कर दिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लियर है कि एल्डरमैन जो है वो वोटिंग नहीं कर सकते, तो फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि अगर एल्डरमैन को पहले नॉमिनेट कर दिया? क्या एक एल्यूसिनेशन है कि प्रोटम स्पीकर जो एल्डरमैन ने, जो एलजी ने अपॉइंट किया है, वो एल्डरमैन को राइट टू वोट दे देंगे? और अगर ऐसा होगा तो कोर्ट के अंदर वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया जाएगा, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट 243 आर। As simple as that, अश्विनी दुबे। ये भी पूछ लीजिए कि वो बीजेपी के लोग ही होंगे, यदि उनको अधिकार है तो वो बीजेपी के लोग होंगे। ये भी पूछ। प्रदीप भाई, we live in a country where the rule of law is paramount। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट है। अगर राइट दे भी दिया तो वो भी एलजी का जो डिसीजन है वो डिसीजन इनवैलिड होगा, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 243 सब क्लॉज आर बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को राइट नहीं है वोट डालने का। अब सड़कों पर लड़ करके और इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। वेल सेड अश्विनी जी, क्या नहीं है। इनकार इस बात से है कि उन्होंने जो 10 लोगों की, अरे तो उससे क्या, जब एक सेकंड, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, यू कैन डिबेट द एथिकलिटी ऑफ इट। संजीव कौशिक, आप एथिकलिटी ऑफ इट को डिबेट कर सकते हो, मोरालिटी ऑफ इट को डिबेट कर सकते हो, पर लीगल जो उन्होंने किया वो इलीगल नहीं है। What LG has done is not illegal, क्योंकि कोई एल्डरमैन की क्वालिफिकेशन संविधान में नहीं दी। प्रदीप भाई 10 सेकंड और 10 सेकंड अश्विनी, मुझे फिर रीना गुप्ता और सिरसा मनजिंदर सिंह सिरसा के पास जाना है। 10 सेकंड और, लेकिन प्रदीप भाई, वोट डालने का अधिकार और शपथ लेने का अधिकार दोनों में अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इस बात को लेकर के कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को शपथ लेने का अधिकार नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए रीना गुप्ता एंड मनजिंदर सिंह सिरसा, लास्ट 2 minutes इन द डिबेट, 1 minute रीना गुप्ता, 1 minute मनजिंदर सिंह सिरसा। पहले रीना गुप्ता आप आए, फिर मनजिंदर सिंह से आएंगी। रीना गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, कॉमन क्वेश्चन आप दोनों को, ये स्टॉप कहां होगा? आप लोगों में इतने डिफरेंस, इतनी कुटाई पिटाई, सड़कों पे प्रदर्शन, दिल्ली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। रीना गुप्ता एंड मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। दिल्ली ने ये नहीं सोचा था कि भाई एमसीडी इलेक्शन के बाद में ये स्थिति देखने को मिलेगी। रीना गुप्ता, पहले आप आएंगी। रीना गुप्ता, एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, आई नीड अ मेयर। मनजिंदर सिंह सिरसा, आपका रीना गुप्ता, क्लोजिंग कमेंट मनजिंदर सिरसा दूंगा। रीना गुप्ता 30 सेकंड्स, फिर प्रदीप जी, नॉट ओनली दिल्ली, द होल कंट्री इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस भारतीय गुंडा पार्टी। आप देखिए, दिल्ली में नहीं किया इन्होंने ये ऐसा कांड, महाराष्ट्र में हर जगह जोड़ आप भी कुटाई कर रहे हैं सदन के अंदर। बनाने, सिर्फ जोड़ तोड़ से सरकार बनानी है इनको, और कुछ नहीं करना है। ये एक टाइम हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी होती थी, उन्होंने इतने ग्रेसफुली पार्लियामेंट में बोला कि सरकार बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में ये पार्टी ऐसी हो गई है कि जोड़ तोड़ मरोड़ कॉन्स्टिट्यूशन का खून कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इनको अपनी सरकार बनानी है। मनजिंदर सिंह सिरसा 30 सेकंड, कुछ नहीं करना पड़े। मेरे पास समय इतना ही। रीना गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा 30 सेकंड। रीना गुप्ता ने क्लोजिंग कमेंट्स कर दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा 30 सेकंड। देखिए, इनकी लड़ाई, गवर्नर तो
लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो एक बहाना है बेसिकली, तो जो पैसे पकड़े मंजिंदर सिरसा ऑडियो सिरसा जी मुझे रखिए है, इनके घर का झगड़ा है, इनके घर का झगड़ा जो पैसे का झगड़ा है ना, वो झगड़ा है। आप देखिए क्यों पैसे ले रखे बीच में क्यों टोकते हैं, क्योंकि उनको पता है पैसे की बात। अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों पैसे लिए जी? आपने 2-3 मेयर से पैसे ले लिए, अब आप झगड़ा हो रहा है तो हमें बलाम कर रही हैं। मेयर तो बहाना है भाई, जब मेयर को, जब आप बात सुनिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो पहले भी नॉमिनेट करके भेजे, एनडीएमसी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजते हैं, एमसीडी में भी भेजते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल जी नहीं चलाए। डीडीसी में भेजे अरविंद केजरीवाल जी, कभी नहीं बोले। अभी क्यों बोले? क्योंकि अब पैसे ले रखे थे, उस पैसे मेरे पास समय नहीं है, इनके घर का है। मनजिंदर सिंह सिरसा, रीना गुप्ता, अकील खान, एसके दत्ता, अश्विनी दुबे और मैं संजीव कौशिक, मैं दिल्ली की जनता की तरफ से आप सभी को कह रहा हूं, हमें मेयर चाहिए, हमें डेप्यूटी मेयर चाहिए, हमें सदनों के अंदर कुटाई पिटाई नहीं चाहिए। एंड दैट इज व्हाट अ कॉमन पर्सन ऑन द रोड इन दिल्ली सेइंग, कि कह रहे हैं साफ सफाई करो, हर काउंसिलर को वो करना चाहिए, ना कि सदनों के अंदर कुटाई पिटाई करने के लिए। हमने टेक्निकलिटी पे डिबेट करी, प्रिंसिपल पे डिबेट करी, पर मूड पॉइंट है दिल्ली नीड्स अ मेयर। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।